बच्चों, आज हम ओम के नियम के बारे में पढ़ते हैं। इसको जर्मनी के एक भौतिक शास्त्री थे, भौतिकविद जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने 1787 यानी 1787 से 1854 सन तक अलग अलग चालक तारों पर प्रयोग किए और उसके एक्चुअल में वो प्रयोग में ये देख रहे थे कि विद्युत चालन की तुलना उष्मा चालन से करते हुए वो देख रहे थे। तो फाइनली वो जो है 1828 में यानी सन 1828 में विद्युत धारा को उष्मा प्रवाह के सदृश और विभव प्रवणता के सदृश मानते हुए उन्होंने विद्युत धारा और विभवांतर के बीच में एक संबंध स्थापित किए और इसी संबंध बताने वाले नियम को ही उन्होंने ओम का नियम कहा। यानी हम ये कह सकते हैं कि साइमन ओम के द्वारा विद्युत धारा और विभवांतर के बीच में संबंध बताने वाले नियम को उन्हीं के ही नाम के आधार पर ओम का नियम कहा जाता है। क्लियर? तो हम प्रतिपादन में इस प्रकार लिख सकते हैं। चलिए हम समझते हैं इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर एक सरल तरीके से एक विद्युत परिपथ बनाई हूँ। यहाँ पर ये चालक तार है, उन्होंने अलग अलग चालक तार पर किए, फाइनली उन्होंने नाइक्रोम चालक तार पर यह रिजल्ट फाइनल किया। तो यहाँ यह एक चालक तार है, इस चालक तार को हम एक बैटरी से जोड़ देते हैं। यहाँ पर धारा स्टार्ट करने के लिए यानी प्रवाहित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए हम यहाँ पर प्लग कुंजी लगाए हैं यहाँ पर। ओके, और इस तरह से बैटरी से यहाँ पर इस प्रकार चालक तार का ए सिरा जुड़ा है और इधर कुंजी से होते हुए बी सिरा जुड़ा हुआ है। जब हम यहाँ पर कुंजी के प्लग को लगा देते हैं तो यहाँ बैटरी से यहाँ पर धन सिरे से होते हुए यहाँ धारा प्रवाहित होती है और यह धन और यह ऋण हो जाता है। ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। पहले हम इन ओम के नियम के कथन को समझेंगे। ओम के नियम का कथन ये है, स्टेटमेंट, कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था से मतलब होता है उसकी लंबाई, उसका तापमान, इस चालक पदार्थ की प्रकृति या इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में, माने ये जब परिपथ बनाए हैं उसके बाद इसमें कोई परिवर्तन ना हो तो ये कहलाती है भौतिक अवस्था। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे कि लंबाई, ताप, पदार्थ की प्रकृति, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो तो उसमें बहने वाली धारा चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होती है। क्लियर? ये अनुक्रमानुपाती या समानुपाती को हम आगे समझेंगे, इसको हम आगे और अच्छे से क्लियर करेंगे। फिलहाल हम यहाँ इस डायग्राम के थ्रू यहाँ पर इनके कथन को पहले हम समझेंगे। एग्ज़ाम में आपको इस तरह से लिखना होगा। क्लियर? अब इस चालक ए बी के सिरों के बीच में हमने वी विभवांतर लगाया और वी विभवांतर लगाने पर धारा I प्रवाहित होती है। यही चीज़ इस कथन में, इस ओम के नियम में कहा गया है। अब इसके लिए हम एक फॉर्मूला निकालते हैं। इस सारे चीज़ को हम एक शॉर्टकट फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं वो चीज़ हम देखेंगे। यहाँ पर हम इस नियम के अनुसार V समानुपाती I लिख सकते हैं। चालक के सिरों के बीच के सिरों पर आरोपित विभवांतर V धारा I है, तब हम इस प्रकार लिख सकते हैं। इस समानुपाती के चिन्ह को हटाते हुए हम एक नियतांक लेते हैं और यह R अनुपातिक नियतांक कहलाता है। R से उसको दर्शाते हैं, तो इस प्रकार V = R × I के रूप में हम लिख सकते हैं। इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। क्लियर? R क्या है आप यहाँ बता दीजिए।
अनुपातिक नियतांक। यानी हम यहाँ पर R को इस प्रकार से लिख सकते हैं इस इक्वेशन से V/I, इसीलिए अनुपातिक नियतांक कहा जाता है। और इस R को कहा जाता है चालक का प्रतिरोध। प्रतिरोध को इंग्लिश में रेजिस्टेंस कहते हैं। ओके, इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं, इसको इक्वेशन 2 दे सकते हैं। अब यहाँ पर इस प्रतिरोध को हम शब्दों में इस प्रकार लिख सकते हैं। प्रतिरोध इक्वल्स टू V से हो जाएगा विभवांतर और I से हो जाएगा विद्युत धारा। ओके, मैं यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये जो प्रतिरोध का काम है क्या, प्रतिरोध जो है वह विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट करता है। ये क्लियर? आपको याद रखना है R प्रतिरोध है, R इक्वल्स टू V/I, और यह जो है धारा के मार्ग में रुकावट प्रदर्शित करता है। और ये जो R का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है ये चीज़ हम देखते हैं। यहाँ जो R का मान है वह चालक की प्रकृति, किस तरह का चालक है, चालक की लंबाई, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, और वहाँ पर जो तापमान है उस पर, इन 4 बातों पर निर्भर करता है। लेकिन 2 बातों पर वह निर्भर नहीं करता है। वो क्या है? वहाँ जो विभवांतर आरोपित किया जा रहा है चालक के सिरों पर और प्रवाहित धारा, इस पर वह बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता है। आप देख लीजिए, फिर मैं आगे बताती हूँ। चलिए, मैं अभी शुरुआत में आपको V/RI बताई थी, इसको हमने इक्वेशन 1 दिया था। यहाँ से हम I V/R लिख सकते हैं। आप यहाँ से यदि हम V को स्थिर ले, यानी आरोपित जो विभवांतर है वह अगर स्थिर रहे, यानी किसी एक पर्टिकुलर प्रैक्टिकल के लिए वह स्थिर रहे, उस कंडीशन में हम ये लिख सकते हैं कि I व्युत्क्रमानुपाती होता है R के, माने प्रवाहित विद्युत धारा का मान प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये तभी पॉसिबल है जब V का मान स्थिर रहता है। क्लियर? और यदि हम यहाँ पर इस इक्वेशन, यहीं से ही R की वैल्यू इस तरह से भी हम लिखे देखे अभी। ओके, यहाँ पर भी यही चीज़ प्रदर्शित होता है। ओके, तो यहाँ पर यदि हम V की वैल्यू को हम 1 वोल्ट रखें, क्लियर, और यदि I की वैल्यू हमको 1 एम्पियर मिलती है, चालक के सिरों के बीच में यदि हम 1 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करते हैं तो परिपथ में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर मिलता है। तो इस इक्वेशन 2 से हम R की वैल्यू इस प्रकार निकाल सकते हैं। क्या आएगा ये? R इक्वल्स टू, इसको कहा जाता है 1 वोल्ट प्रति एम्पियर को ओम से दर्शाया जाता है, और इसको ओम नामक वैज्ञानिक ने बताया था, इस वजह से इस R की इकाई ओम होती है। तो इस प्रकार यहाँ पर हमको ये जो वैल्यू मिली है वो 1 ओम के रूप में मिली है। इसको शब्दों में इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 ओम। क्लियर? यह एक भौतिक राशि होती है। ओके, R क्या करता है? विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है। ओके, इसका फॉर्मूला ये हो गया V/I, और यहाँ पर हम 1 ओम को इस तरह से बता सकते हैं, और इसका परिभाषा भी लोग लिख सकते हैं कि 1 ओम प्रतिरोध की परिभाषा क्या है। जब चालक तार के सिरों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित किया जाता है तो परिपथ में 1 एम्पियर
की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वहाँ प्रतिरोध का मान 1 ओम के रूप में मिलता है। आप अपने शब्दों में बता सकते हो इसको। क्लियर? आगे की इसमें हम यहाँ पर इसका प्रायोगिक सत्यापन करेंगे। के नियम को हम प्रायोगिक रूप से समझने के लिए 12th में आपका यह एक प्रैक्टिकल के रूप में भी है कि धारा और विभवांतर के बीच ग्राफ खींचकर दिए गए तार की एकांक लंबाई का प्रतिरोध याद करना। यह आपका एक प्रैक्टिकल भी होगा। इसका उस रूप में है, ओम के नियम ऐसा नाम करके नहीं है, वह जो है दूसरे रूप में बदल कर है। चलिए, इसके लिए हमको इस तरह से परिपथ तैयार करना है। यहाँ पर यह आर एक चालक तार का प्रतिरोध है जिसके सिरों में हम बैटरी के जरिए विभवांतर आरोपित करेंगे। तो आरोपित विभवांतर को मापने के लिए हम यहाँ पर वोल्टमीटर लगाएंगे और वोल्टमीटर को हमको मालूम है कि किसी भी विद्युत परिपथ में यह समांतर क्रम में लगता है। तो इस प्रकार से हम इसको समांतर क्रम में लगा दिए। इसमें भी प्लस माइनस होता है, इस सब चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। ओके, फिर इससे हम यहाँ पर ये जो दिख रहे हैं आप, यहाँ से हम चालक तार के जरिए समांतर क्रम में इस प्रतिरोध के दोनों सिरों पर समांतर क्रम में वोल्टमीटर को लगा दिए। इसका प्लस सिरा इधर है और माइनस सिरा इधर है। इसके फिर यहाँ पर इस तरफ से फिर से जो चालक तार ये है, वहाँ से हम एक एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। एमीटर जो है श्रेणी क्रम में लगता है। एमीटर का भी प्लस माइनस होता है। तो इस प्रकार से आपको लगाना है प्लस। इसका प्लस जो है वह बैटरी के प्लस से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो इस प्रकार से माइनस सिरा इस तरह से इसमें कनेक्टेड है। अब यहाँ पर इस एमीटर के प्लस सिरे से फिर चालक तार के जरिए से हम यहाँ पर बैटरी कनेक्टेड कर देते हैं। ओके, तो बैटरी का प्लस सिरा और एमीटर का प्लस सिरा इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। अब बैटरी का यहाँ पर जो माइनस सिरा है वहाँ से हम कुंजी को जोड़ देते हैं। क्लियर? कुंजी इस प्रकार यहाँ पर जुड़ा हुआ है और कुंजी से फिर चालक तार से होते हुए यहाँ पर धारा नियंत्रक, जिसको कि परिवर्ती प्रतिरोध भी कहा जाता है और इसको RH से दर्शाया जाता है। रिहोस्टेट कहते हैं ना इसको। तो इस प्रकार यहाँ से रिहोस्टेट या परिवर्ती प्रतिरोध को यहाँ पर जोड़ दिया गया है। अब परिवर्ती प्रतिरोध के जो 2 सिरे होते हैं, उसका एक सिरा यहाँ से कुंजी से जुड़ा है और दूसरा सिरा जो है वह चालक तार के जरिए से इस प्रकार से प्रतिरोध से ये जो प्रतिरोध है वहाँ से फिर वो जुड़ा हुआ है। ठीक, ये सारे को हम कनेक्टिंग वायर कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम जब धारा प्रवाहित करेंगे उसके लिए क्या करेंगे, कुंजी के प्लग को हम इस प्रकार लगा देंगे तो परिपथ जो है वह बंद कंडीशन में आ जाएगा। जब प्लग को निकाल देंगे तो ये परिपथ खुला परिपथ कहलाएगा, ओपन सर्किट कहलाएगा। जब प्लग को हम यहाँ पर लगा देते हैं तो वह जो है ये पूरा परिपथ जो है वह बंद परिपथ होगा। अब यहाँ पर इस बैटरी से धारा प्रवाहित होनी चालू हो जाएगी यहाँ से इस प्रकार से। तो इस प्रकार एमीटर से होते हुए वह जो है यहाँ इस चालक तार में आती है और वोल्टमीटर में भी यहाँ पर इस प्रकार धारा प्रवाहित होगी और इस प्रकार से ये परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। इस तरह से परिपथ बनाएंगे। देखिए आप, यह बैटरी है, यह एमीटर है, यह वोल्टमीटर के सिरों पर इस तरह से यहाँ पर प्रतिरोध है। यानी जो हम सर्किट देखे थे, बनाए थे अभी, उसमें चालक तार के प्रतिरोध के सिरों पर वह जो है समांतर क्रम में यह जुड़ा हुआ रहता है। क्लियर? वोल्टमीटर। और उसके बाद फिर यहाँ पर धारा नियंत्रक सभी श्रेणी क्रम में है, केवल यह समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। ओके, अब देखिए यहाँ पर बैटरी का प्लस सिरा एमीटर के प्लस सिरे से और एमीटर का माइनस सिरा यहाँ पर वोल्टमीटर के प्लस सिरे से,
और वोल्टमीटर के माइनस सिरा धारा नियंत्रक के एक सिरे से, और यहाँ पर धारा नियंत्रक का दूसरा सिरा प्लग कुंजी से, और प्लग कुंजी का एक सिरा बैटरी से जुड़ा हुआ है। और इस तरह से वोल्टमीटर में हम यहाँ पर प्रतिरोध तार को इस तरह से लगाते हैं कि ये वोल्टमीटर इस यहाँ पर समांतर क्रम में रहे। ओके, तो इस प्रकार से सेटअप तैयार किया जाता है। और हम मैं जो परिपथ यहाँ पर बनाई हूँ, इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ये जो अभी जो बताया मैंने वो सेटअप तैयार होता है। ओके, इस आधार पर फिर ये सारी चीज़ें निकालते हैं। क्लियर? ई का मान हमको यहाँ पर यदि 1 वोल्ट के आसपास हमको वहाँ पर दिखता है, हम रीडिंग लेने के पहले वोल्टमीटर और एमीटर का अल्पतमांक निकालते हैं। ये जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो वहाँ पर आपको इजी वे में क्लियर हो जाएगा। अल्पतमांक निकालेंगे, फिर उसके बाद हम ये जो वहाँ पर खाने देखते हैं ना, जिस वाले इसमें खाने में वहाँ संकेतक निर्देशित करता है, वहाँ पर फिर जो रीडिंग आती है उसको फिर अल्पतमांक से हम मल्टीप्लाई करते हैं। वो जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब हम अच्छे से देखेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पर ये बताती हूँ कि वो जो रिज़ल्ट आता है वो 1 वोल्ट के आसपास यहाँ पर आता है। और इसके संगत एमीटर में हम रीडिंग देखते हैं, जो खाने दिख रहे हैं वहाँ पर संकेतक दर्शाएगा उस खाने को हम वहाँ पर उससे हम फिर अल्पतमांक से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो वहाँ पर वो आता है वो मैं अप्रॉक्सीमेट 0.5 एम्पियर। मैं आपको ये केवल यहाँ पर बताने के लिए, केवल समझाने के लिए मैं यहाँ बता रही हूँ। तो यह जो है, हम इनको अगर डिवाइड करते हैं तो हमको 2 के आसपास मिलता है। इसको हम 2 ओम दर्शा सकते हैं। यदि हम यहाँ पर आगे जैसे V का मान फिर हम और बढ़ा देते हैं, मान लो इसको हम 2 ले लेते हैं, 2 वोल्ट ले लेते हैं, तो यहाँ पर हमको यह इसके संगत ये सपोज़ 1 एम्पियर के आसपास मिलता है। क्लियर? तो जब हम V/I निकालते हैं तब भी ये 2 ओम के आसपास में, यह 2 रीडिंग लेकर बता रही है आपको। आप 3 भी कर सकते हो, इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब V की वैल्यू 1 वोल्ट थी तो उसके संगत हमको विद्युत धारा का मान 0.5 एम्पियर के आसपास मिला। तब प्रतिरोध का मान हमको 2 ओम मिला। जब V के मान को बढ़ाया गया तो हमको इसके संगत धारा का मान 1 एम्पियर के रूप में मिला और प्रतिरोध का मान 2 ओम के रूप में मिला। तो हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे V का मान बढ़ाया जाता है, I का मान भी बढ़ते जाता है। मतलब हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि V का मान हम जैसे जैसे बढ़ाते हैं, I का मान भी वैसे वैसे बढ़ते जाता है। और यहाँ पर देखिए इस वाले कंडीशन में तो यहाँ पर R जो है वह नियत मिल रहा है, स्थिर है ना यहाँ पर इसकी वैल्यू 2 के आसपास। तो यह जो है R का मान हमको नियत मिल रहा है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा V/I इक्वल्स टू, जिसको कि हम R कहते हैं, यह एक नियतांक वर्ड आया ना, तो नियत वर्ड नियत है ये, इस प्रकार से। और हम ये जैसे जैसे V का मान बढ़ रहा है, I का मान बढ़ रहा है, यानी इसको हम ये भी कह सकते हैं V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल I, जो स्टार्टिंग में हमने कहा था, चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यहाँ से क्लियर हो रही कि नहीं, आप देख रहे हैं? ओके, इसका मतलब ये है कि जैसे हम यहाँ पर R इक्वल्स टू V/I है, जैसे जैसे हम V का मान बढ़ा रहे हैं, मतलब जैसे सपोज़ हम V की वैल्यू 2 वोल्ट रखते हैं, ओके, तो 2 गुना कर देते हैं, कभी कभी ये प्रश्न आता है। और I का मान तो क्या हो जाएगा, V का मान बढ़ रहा है तो I का मान भी बढ़ेगा, तो वो उसी रूप में वह भी 2 गुना हो जाएगा। जब चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर का मान 2 गुना कर दिया जाता है तो प्रवाहित धारा भी 2 गुनी हो जाती है। ओके, अब जैसे यानी यहाँ पर प्रतिरोध के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
क्लियर। अब यदि विभवांतर के मान को आधा कर दिया जाता है तो यहाँ पर प्रवाहित धारा का मान भी उसी अनुपात में आधा हो जाता है। क्लियर। तो इस कंडीशन में भी प्रतिरोध के मान में कोई प्रभाव नहीं होगा। प्रतिरोध एज इट इज रहेगा। क्लियर। आर का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है मैंने आपको बताया है अभी। तो किन किन बातों पर निर्भर करता है आप देखिएगा। यह कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब V और I के मान में वह माने R का मान V और I के मान पर निर्भर नहीं करता है। ये चीज़ सिद्ध हो रहा है यहाँ पर। क्लियर। यह जो है किन किन बातों पर निर्भर करता है, यह चालक की प्रकृति, चालक की लंबाई, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और ताप पर निर्भर करता है। क्लियर। और ये जो नियम है ओम का नियम, यह केवल धात्विक चालकों के लिए ही सही है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये प्रायोगिक सत्यापन और ओम का नियम समझ में आएगा। आगे हम ओम के नियम की जो शर्तें हैं और इसी का ग्राफ बनाएंगे। अभी हम विभवांतर और प्रवाहित विद्युत धारा के बीच में ग्राफ देखें, जिसे VI ग्राफ भी कहा जाता है। तो हमको यहाँ पर ऐसी सरल रेखा मिलती है इस प्रकार से। यहाँ हम x एक्सिस पर प्रवाहित विद्युत धारा को लेते हैं और y एक्सिस पर विभवांतर को लेते हैं। ओके। तो हमको यहाँ पर जो हम वहाँ जो रीडिंग लिए थे उनके आधार पर अगर हम देखें, यहाँ पर बनाएंगे तो हमको इस तरह से एक सरल रेखा मिलता है। तो इस प्रकार यहाँ पर हम ये जो रेखा जो है यही जो है यहाँ पर इस रेखा का ढाल ही यहाँ पर प्रतिरोध को दर्शाता है। और आपको पता होगा कि किसी भी, यानी यहाँ पर मैं बता देती हूँ, इस हम तो अभी जो फार्मूला देखें वहाँ पर R = V/I होता है। लेकिन अगर ग्राफ के आधार पर अगर हम प्रतिरोध को बताना चाहें तो रेखा की जो ढाल है वही प्रतिरोध की माप है। ओके, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस रेखा का ढाल अधिक होगा उसका प्रतिरोध अधिक होगा और जिस रेखा का ढाल कम होगा उसका प्रतिरोध कम होगा। चलिए, तो यहाँ पर इसके हिसाब से जैसे रेखा की जो ढाल है वह हम tan थीटा के जरिए से निकाल सकते हैं। हम पढ़ चुके हैं, है ना। तो tan थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। हम यहाँ पर ये जो OP जो जा रही है, जो प्रतिरोध को दर्शा रही है, मूल बिंदु से जाती हुई रेखा यही प्रतिरोध को दर्शाती है। तो यह जो है x अक्ष के साथ में थीटा कोण बनाती है यदि, तो उस कंडीशन में यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज बनता है, ये 90 डिग्री। तो यहाँ पर ये आधार है, यहाँ I को डिनोट करता है। यहाँ पर चूँकि हमने ऐसा इसको बनाया है, यह जो है आयताकार रूप में है, तो ये वाला साइड V को दर्शाता है। तो इस प्रकार से हम tan थीटा = लंब बटे आधार से हम tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो V/I होगा। और चूँकि हमको पता है कि V/I है क्या? R है। तो इस प्रकार जो ढाल है, रेखा की ढाल, वही यहाँ पर प्रतिरोध को दर्शाएगा। क्लियर। तो चूँकि यहाँ पर हम पढ़े हैं कि V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल I। ओके, मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी, हम I को y अक्ष में भी ले सकते हैं और V को हम यहाँ भी ले सकते हैं। सेम मूल बिंदु से होती हुई रेखा जाएगी।
क्लियर? इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हम थीटा को दर्शाने के लिए यहाँ पर एक्स एक्सिस में आई को लिए हैं, आपको इजी वे में समझ में आ जाए करके, और इधर वाई अक्ष में वी को लिए हैं। आशा करती हूँ कि आपको यह वी आई ग्राफ समझ में आया होगा। ओके, चलिए अब हम ओम के नियम की शर्तें देखते हैं, या आप इसको ये भी कह सकते हो कि किन किन परिस्थितियों में ओम का नियम लागू नहीं होगा। ओके, तो उस कंडीशन में हम इसको लिख सकते हैं। तो ओम के नियम की शर्तें हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही इसके स्टेटमेंट में बताया था कि चालक का ताप नियत हो और यानी उनकी भौतिक अवस्थाएं नियत हो, तो उसमें ताप आता था और विकृति ना हो। तो वही चीज़ है, चालक का ताप नियत होना चाहिए और चालक में विकृति ना हो। क्लियर? अगर यही प्रश्न ऐसा पूछा जाए कि ओम का नियम किन किन परिस्थितियों में लागू नहीं होगा, तो हम इसका आंसर ये दोनों पॉइंट देंगे। उसके साथ साथ हम ये भी कहेंगे, पहले पॉइंट में चालक का ताप नियत हो, उसमें हम ये कहेंगे कि यदि चालक का ताप नियत नहीं होता है तो उसका प्रतिरोध परिवर्तित हो जाएगा। ताप बदलेगा तो प्रतिरोध भी बदलते जाएगा। तो हमको जो ये V अपॉन आई इक्वल्स टू आर आता है ना, ये कांस्टेंट, वो नहीं आएगा। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं। सेकंड, चालक में विकृति न हो। यदि चालक की लंबाई अनुप्रस्थ परिक्षेत्र के क्षेत्रफल आदि में परिवर्तन होता है, यानी विकृति नहीं होती, हम एक सेटअप तैयार किए उसके बाद हम उस चालक की तार की लंबाई को छोटा बड़ा करते रहते हैं, तो उस कंडीशन में वहाँ पर अगर यानी परिवर्तन हो रहा है वहाँ पर उसकी चालक की लंबाई अनुप्रस्थ परिक्षेत्र के क्षेत्रफल में, तो उसका प्रतिरोध जो है वह नियत नहीं होगा। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों कंडीशन में हमको V अपॉन आई इक्वल्स टू आर प्राप्त नहीं होगा अगर ताप नियत नहीं होता है और चालक में विकृति अगर होती है तब। ठीक है, तो ये है इनकी कंडीशन, और ये दोनों परिस्थितियाँ अगर विपरीत इनकी हो तब ओम का नियम लागू नहीं होता है। तो ओके, थैंक यू।